कि आप उसको सेकंडों में पकड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिहाजा आज जो कुछ जघन्य अपराध पिछले 70 सालों में भारत के संविधान में हुए हैं, भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ हुए हैं, भारत की सनातनी हिंदुओं के साथ हुए हैं, जो झूठ उनके साथ बोला गया है, उस झूठ को सच मानने के लिए आपको इतना प्रेरित कर दिया गया कि कभी आप उससे निकल ही ना पाए। लेकिन जब आपको सच्चाई पता चल गई है या चल रही है तो पूरी ताकत से उसका प्रतिकार करिए। आप इस गलतफहमी के शिकार मत होइए कि ये किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा। आपके मूल में अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र को अच्छा लगना चाहिए। किसी संगठन को बुरा लगेगा तो लगता रहे, और एक बार नहीं 100 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं। आप किसी संगठन के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, और कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को जो जब बुरा भला कहते हैं कि हमें कैसे झूठ बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं, ये भाईचारा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गंगा जमुना तहजीब, ये जो पाखंड फैलाया गया, उस पाखंड के कारण इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने मूल्यों से, परंपराओं से, अपने आदर्शों, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से एकदम उसे दूर कर दिया गया। और नगाड़ा बजा बजाकर हमसे कहा कि नहीं, आपको सेकुलर रहना है। आपकी कोई गर्दन काट दे तो आपको चुपचाप अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। हमने सत्ता की लालसा में और सत्ता पे बिठाने वाले वो तमाम महापुरुष जो इस देश में कहलाते हैं, उन सब लोगों ने एक पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ जघन्य अपराध किया। 5-5, 6-6 पीढ़ियां निकल गईं, लेकिन आज तक हमें सच नहीं बताया गया। और अब सच पता चल रहा है तो ऐन कैन इस बात की कोशिश हो रही है कि उनको जिन्हें सच पता चल गया है, आज उनको नए तरीके से मूर्ख बनाओ, नई बातें करो। और ये बात कोई आपके दुश्मन या इस राष्ट्र के दुश्मन नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आपके साथ में जिन्हें आप समझते हैं कि वही सब कुछ है, वही आपसे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। उनके राजनीतिक एजेंडे हो सकते हैं, उनका सत्ता के साथ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन यह सत्ता भी चाहती है कि बहुसंख्यक समाज जो है सच बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, ताकि वो भी दुनिया को बता सकें, ताकि वो भी जब कानून बनाएं, जब फैसले लें तो बताएं कि इस देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध इतिहास में किया गया है, संविधान में किया गया है, कानूनों में किया गया है, संसद में किया गया है, सड़क पे किया गया है, आज अगर लोगों को पता चल रहा है तो उसमें बदलाव करने के लिए सत्ता भी चाहती है कि उनके ऊपर जन आंदोलन से दबाव बने और वो भी समाज में ये कह सकें कि हम इस दबाव के सामने झुकेंगे, क्योंकि ये दबाव राष्ट्र निर्माण के लिए है, सच बात कहने के लिए है। ये किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये सत्ताएं भी चाहती हैं, लेकिन सत्ता खुल के ये थोड़ी नहीं कहेगी आपसे कि आप इस पे आंदोलन कीजिए। क्या भारत की सत्ता ने हमें रोका था कि आर्टिकल 35A पे आप चिल्ला चिल्ला के मत बताइए? क्या जब हम तमाम 15-20 लोग बोलते हैं तो भारत राष्ट्र की सत्ता कभी हमसे कहती है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं? हां, भारत राष्ट्र की सत्ता उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जरूर लगाती है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के कहते हैं, उन पे लगाती है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो राष्ट्रवादी ताकतें इस देश में पूरी ताकत के साथ बोल रही हैं, तो सत्ता पे बैठने वाले सत्ताधीशों को भी पता है कि ये तमाम सारे लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी संगठन के विशेष के, किसी निजी कारणों से किसी के खिलाफ और किसी के समर्थन में नहीं है। लिहाजा आप लोगों को एक मुद्दा उठाना चाहिए जिसकी शुरुआत कर दी है। कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी में मामले की महत्वता सिर्फ इतनी होती है कि कोर्ट में जब डेट आती है तो सरकार के द्वारा उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है और देश का मीडिया उसको जब लिखता है तो हम तमाम सब लोगों में यह चेतना पैदा होती है कि क्या कोई ऐसा मुद्दा भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। तो वो बार बार जो डेट आती है वो आपको जगाती है
वो एक बार फिर आपको सोचने पे मजबूर करती है कि इस मुद्दे पे सुनवाई चल रही है, अगर आप सोना चाहते हैं तो वो कोर्ट की डेट बार बार आपको सोने नहीं देती। इसका सिर्फ मैं इतना ही महत्व मानता हूं कोर्ट की लड़ाई को, लेकिन कोर्ट से लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के अंदर जो लड़ाई लड़ी जाती है वो बड़ी होती है। और हमको भी इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आज कोर्ट में अगर इस पे सुनवाई हो रही है तो ये मामला क्या है, इस मामले के माध्यम से हम लोगों को तक अपनी बात कहने में कामयाब होते हैं, आप तक उस बात को समझाने में कामयाब होते हैं, क्या ये विषय है इसको भी आपको समझाने में कामयाब होते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट की लड़ाई तो लीगल लड़ाई है, टेक्निकल लड़ाई है, वो लड़ी जाएगी, लेकिन आपको ऐसा ही जन आंदोलन खड़ा करना है। और ये दो मुद्दे हैं कि भारत का जो संविधान है, जिसे उर्दू में आईन कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारत के संविधान में माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन बताई ही नहीं गई है, कोई डिफाइन ही नहीं किया है। कौन माइनॉरिटी है कौन माइनॉरिटी नहीं, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि आज तक कोई ना ये कानून बना कि देश में कौन अल्पसंख्यक है, ये कोई कानून ही नहीं बना, ना इसकी कोई परिभाषा तय की गई। लेकिन इस देश में खुलेआम हमारे टैक्स से जो सरकारें चलती हैं, हमारे टैक्स से जो संस्थान चलते हैं, उस लूट का क्या मजाक बनाया है। और कोई इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि हमारे देश में बड़े अपोलॉजिस्टिक लोग हैं, स्वार्थ उनका इतना बड़ा है, सत्ता की चाटुकारिता उनकी इतनी बड़ी है कि वो सच बात अपने बच्चों को नहीं बताते, जिन बच्चों से सुबह शाम कहते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। इसलिए जो पाखंड है ना हमारे देश में कि बच्चों से कहेंगे सच बोलना चाहिए और अब्बा कभी सच नहीं बोलेंगे, पिताजी सच नहीं बोलेंगे कि सच बोलने से कहीं हमारा बच्चा जो है सवाल ना पूछना शुरू कर दे, लिहाजा उसे सच भी जो है सीमित तौर पे बताते हैं। कभी चर्चा नहीं होती ऐसी बातों की, और राजनीतिक दलों का उसमें स्वार्थ है तो वो उसको कभी बाहर नहीं लाते, सार्वजनिक नहीं करते। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे विषयों को सबके सामने पूरी ताकत से आप उठाएं, रखें, जिससे कि सत्ता तक ये बात पहुंचे कि जिस बात को हम छुपाना चाहते थे, जो छुपाई गई है, लेकिन अब जनमानस को पता चल गया है। और जनमानस की ताकत आप देखते हैं कि क्या होती है। ये जनमानस का दबाव था कि 370 हटी, 35 हटी, कई कानून बदले गए। तो जनमानस को सिर्फ वोट देने के बाद शांत नहीं रहना चाहिए कि हमने वोट दे दिया है, अब हमारा काम समाप्त हो गया है। उसे अपने सेमिनार से, डिबेट से, चर्चाओं से, जगह जगह भाषण से, स्पीच से, छोटे छोटे डिस्कशन से उन मामलात को समाज के अंदर जिंदा करना चाहिए। उन मुद्दों की लौ को तेज रखना चाहिए ताकि सबको नजर आए कि आखिर मसला क्या है। भाई ये लोग जो पिछले 10 साल से एक मुद्दे को उठा रहे हैं, गलत है सही है, इस पे बहस होनी चाहिए, और अगर गलत है तो उसे हटाया जाना चाहिए। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी यह है कि यह चर्चा सिर्फ पुष्पेंद्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज के बाद बारडोली के तमाम वो छात्र जो इस स्वाभिमान ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में आप पहुंचे, पर्चे बांटें, लिख के बताएं, 10-10 लोगों को मिलकर बताएं कि भारत के संविधान में माइनॉरिटी नाम की किसी चीज की कोई ना परिभाषा है, ना इसका कहीं जिक्र है। लेकिन कमाल की बात देखिए, भारत में एक अल्पसंख्यक आयोग है। इस अल्पसंख्यक आयोग का करोड़ों का बजट है, करोड़ों का बजट है। इसे न भारत के संविधान से, न भारत की संसद से कोई ताकत नहीं है। एक कानून, एक आदेश के जरिए इस देश में माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, जो 1993 के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से स्थापित कर दिया गया, और 2006 में
माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई है साहब। ये दोनों कानूनन तौर पे इल्लीगल हैं, गैर संवैधानिक हैं, और ये बहुराष्ट्रवादी ऐसा समाज जहां कई सारी जातियां रहती हों, कई सारे मजहब और एक ही धर्म के लोग रहते हों, ये उस मूल भावना के खिलाफ है। ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। और अगर थोड़ी देर के मान भी लिया जाए कि 1976 में जिस मक्कारी को, जिस फरेब को कुछ सत्ताधारियों ने रात के अंधेरे में भारत के तमाम विपक्षी दलों को जेल में डालने के बाद रात में संसद के अंदर एक बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बातचीत के आपने भारत के प्रियम्बल यानी जो भारत के संविधान का जो मूल है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, उसमें आपने बदलाव करके रिपब्लिक भारत के अंदर सेकुलर भारत और सोशलिस्ट भारत को शब्द को जोड़ दिया। उस पर चर्चा एक अलग से हो सकती है, मैं कई बार अपनी भाषण में कह चुका हूं, लेकिन उसका रेफरेंस मैं आज आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सेकुलर भारत 1976 में बना भारत के संविधान के अंदर 42वें संशोधन के तहत आपने यह कर दिया। अगर 1976 में भारत सेकुलर हो भी गया था, जिस सेकुलरिज्म को मैं मानता हूं कि यह सेकुलरिज्म बाद सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिहाद को बढ़ावा देता है, मुसलमानों को इस देश को तोड़ने और लूटने और खसोटने की पूरी तौर से इजाजत देता है, इसके अलावा इस सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं है। और बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू सनातनी को कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सुबह से शाम तक सिर्फ सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देना है कि आप पूजा ना करें, घंटा ना बजाएं, आप कोई मंदिर में जोर से भजन ना करें, नहीं तो पड़ोसी मुसलमान आपकी गर्दन काट देगा। इस सेकुलरिज्म का मतलब है कि दंगाई जिहादी मुसलमान को वो सब करने का अधिकार है जो भारत का संविधान जिसकी परमिशन नहीं देता, भारत की आईपीसी जिसके परमिशन नहीं देती, भारत का कोई कानून उसे परमिशन नहीं देता, लेकिन वो धड़ल्ले से करता है, वो उसके बावजूद भी सेकुलर रहता है। और आप सेकुलर भारत के अंदर शांति से अपनी पूजा पद्धति करते हैं, शांति से अपनी पूजा स्थलों को बचाते हैं, लेकिन उसके बारे में आप पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। वो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, पूरी दुनिया को रोक देंगे, तो वो उनका हक है क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो आपका संतों का कत्ल करेंगे, वो नृशंस हत्याएं करेंगे, वो दंगों में अंकित शर्मा को 40 चाकुओं से मार देंगे, वो सुनियोजित ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली के अंदर एक मोहल्ले के अंदर एक हिंदू का स्कूल है, एक मुसलमान का स्कूल है, तो मुसलमान स्कूल को 3 दिन पहले कह के बंद कर देंगे। HDFC बैंक का वहां मैनेजर मुसलमान है तो वो बैंक भी उस दिन बंद रहेगा। इतने षड्यंत्र के साथ वो दंगा करेंगे और हिंदुओं को पता नहीं चलेगा। तो ये सेकुलरिज्म है और हम उसका प्रतिकार करेंगे, उस पर चिल्लाएंगे, और हम अगर मर भी जाएंगे तो मरने वालों पर रोएंगे, तो हमें रोना नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि तथाकथित फ्रॉड सेकुलरिज्म भारत के संविधान में आया था। तो जब भारत सेकुलर 1976 में हो गया था, तो फिर 1993 में सेकुलर संविधान और सेकुलर भारत के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी जब सब बराबर हैं? फिर यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना जब सब बराबर हैं? जब भारत का संविधान किसी को इस बात पे कोई फर्क नहीं करता कि आपका मजहब क्या है, आपका पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RTI के द्वारा पता चला कि सरकार के पास 1993 और 1993 से लेकर आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें यह परिभाषित किया गया हो कि यह माइनॉरिटी है। वो गिनती से पता नहीं चल पा रहा है, वो मजहब से पता नहीं चल पा रहा है, और उसी के तहत उन्होंने यह भी कहा कि यह जो आदेश जारी हुआ था यह किस बुनियाद पे हुआ था यह भी पता नहीं है। हमारे एक साथी हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, बहुत जुझारू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह केस डाला है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस 1993 में जो माइनॉरिटी कमीशन बना, उस माइनॉरिटी कमीशन में 50 मजहब के मानने वाले ऐसे हैं 5 लोग, उसमें से एक मजहब की गिनती 30 करोड़ के आसपास है, तब भी वो माइनॉरिटी है। उसमें 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है। लेकिन राजनीतिक
परिभाषा क्या है? हम 70 सालों में इस माइनॉरिटी की आड़ में 1947 में जो लोग 3-3.5 करोड़ थे, वो अब 33 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास आ गए हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे कि संविधान से ऊपर उनकी किताब होती है। और जो 50% पारसी है, 50-55 हजार है, सॉरी, वो कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनता। जब तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनता है, क्योंकि बेचारे वही सबसे कमजोर हैं इस माइनॉरिटी के अंदर भी। हजारों करोड़ों का वहां पे वजीफा मिलता है, हजारों करोड़ों स्कॉलरशिप मिल रही हैं, माइनॉरिटी के नाम पे सरकार का खजाना खुला हुआ है, और उसके साथ साथ हजारों लाखों मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे पाकिस्तान में मदरसे से निकला हुआ ही जो है जैश ए मोहम्मद का चीफ बनता है, लश्कर तैयबा का चीफ बनता है। हमारे मदरसों में पढ़ने के बाद मूसा बनते हैं, दुजाना बनते हैं। तो हम मदरसों को भी मदद करेंगे, हम माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारा और आपके पैसे से जो बजट में हम देते हैं वो भी चलेगा। तो इस आदेश के चलते जो सबसे बड़ा मजाक है उस पर जरूर चर्चा आप लोग कीजिएगा। और मजाक यह है कि 1993 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके तहत जिन 5 लोगों को, जिन 5 अलग अलग पंथों को और मजहब को माइनॉरिटी घोषित कर दिया इस आदेश के तहत, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है। 8 राज्यों में। कमाल यह है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब उस लक्षद्वीप के अंदर आप सोचिए, वहां कुल मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 98% लक्षद्वीप में मुसलमान रहते हैं। यानी 100 में से 58 मुसलमान रहते हैं और 2% यानी 100 में से 2 हिंदू रहते हैं। लेकिन यह सरकार का आदेश पिछले 93 से लेके आज तक चल रहा है। इस आदेश के तहत वहां जो 2% हिंदू हैं वो मेजॉरिटी हैं, वो बहुसंख्यक हैं, और 98% मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अब आप इसे हंस सकते हैं क्या? ये वामपंथियों के, ये लिबरल के, ये जो शाहीन बाग पे बैठने वाले लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं, अंबेडकर की किताब और अंबेडकर को बड़े बड़े पोस्टर लेके लगा रहे हैं, क्या उन मक्कारों को, आपको उनको बात मुंह से, तर्कों से आपको कॉर्नर नहीं करना चाहिए था? उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था कि जिस बाबा साहब अंबेडकर की तुम बात करके पोस्टर लगा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, दलितों को बेवकूफ बना रहे हो, वाल्मीकियों को बेवकूफ बना रहे हो, दादा साहब, बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान में तो 144 बार उसको बदलाव कर दिया गया, तब आपने नहीं रोका। यह संविधान कहां आपको इजाजत देता था सेकुलरिज्म शब्द की? आपने तो प्रीएम्बल में बदल दिया। तो मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप सब लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बुजुर्गों से भी तर्क कीजिए। और मैंने बार बार कहा कि वो बुजुर्ग, वो बड़े, जिन्हें अपने बड़े होने का भ्रम रखना है, तो आज की युवा पीढ़ी के साथ जब कोई बातचीत करें, जब कोई आर्गुमेंट करें, जब कोई डिबेट करें, तो बार बार अपने बड़े होने का एहसास न कराएं। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, आप बड़े हैं, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिबेट होगी तो अगर आपकी बात को कोई युवा लड़का काटे तो आप उसके खिलाफ इसलिए मत खड़े हो जाइए कि हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात सच होनी चाहिए। बड़े होने से अगर बात सच होती तो हमारे बड़े आज 70 सालों में हमें इस हालत में न खड़ा कर देते कि यह देश आज फिर दोबारा से 1946 और 1947 के मुहाने पे खड़ा हो गया है। तो 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 3% हिंदू मिजोरम में, जहां 97% ईसाई मेजॉरिटी में हैं, वहां 3% हिंदू वहां मेजॉरिटी में हो गया है और वहां ईसाई माइनॉरिटी में है। 11% मेघालय में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे ही नागालैंड है,
ऐसे ही पंजाब भी है। अब आप पूछिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट सुबह से शाम तक हजारों मुद्दों पे बोलती है, इतना बड़ा जघन्य अपराध और खामोशी, एकदम इसको कोई सुओ मोटो भी नहीं ले रहा कि भाई चलो सुओ मोटो ले लेते, बड़े सारे कामों की सुओ मोटो उनको चिंता रहती है, इसको भी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी और आपकी भूमिका यह है कि हमें इसको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए, और अगर हमने नहीं उठाया तो हमसे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप अपने बुजुर्गों के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे, आपका क्या लालच था। मेरा मानना है कि इन मुद्दों को तर्कों के साथ उठाइए, पूरी ताकत के साथ उठाइए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब भी इन तर्कों की बात करनी हो तो आपके द्वारा राष्ट्रवादी संगठनों जो सालों से काम कर रहे हैं, उन संगठनों के लिटरेचर को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनको हमें रेफरेंस में नहीं लेना है। रेफरेंस में हमें उन्हीं किताबों को लेना है जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, और वो कहते हैं कि किसी किताब का जिक्र बताइए जिसमें लिखा हो। तो हमें उन किताबों का उस वक्त रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिन किताबों के बारे में लोग हमें कॉर्नर करते हैं और उन किताबों को हमें नकारते हैं। हमें उन्हीं के घर में घुस के उनकी किताब, उस दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र करके उनके झूठ को उजागर करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको झूठ से कॉर्नर करेंगे तब आप अगले 50 साल के बाद जो किताबें राष्ट्रवादियों ने लिखी हैं, अलग अलग समय पे लिखी हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप दुश्मन को दुश्मन की उस हथियार से हराइए जो दुश्मन आपको उस हथियार से बार बार आपको झूठ बोलता रहा है। फिर उसके बाद अपनी बातों का जिक्र करिए। मैंने कहा नहीं, वो किताबें भी जरूरी हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन आज आप एक ऐसे समय में हैं कि एक विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, वो वामपंथी जिन्होंने 1962 में चीनी फौजियों को खून देने की बात की, भारत का विरोध किया, नारे लगाए, जलसे किए, वो वामपंथी आज आपको जब कॉर्नर करते हैं तो आज उनके दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र जरूर कीजिएगा और उन्हीं किताबों से उन्हें कॉर्नर करा करिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इस किताब के अंदर पूरी तौर से बताया गया है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से हुआ। लिहाजा जब आप इन किताबों का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजों का रेफरेंस हुआ है। जैसे एक किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, ये हामिद दाहलवी साहब की किताब है, ये महाराष्ट्र के एक बड़े दानिश्वर ने लिखी है। हामिद दाहलवी साहब ने उनको एक्सपोज किया है, उन मुसलमानों को जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसमें एक बड़ा पाखंडी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने आप को संस्थापक बताता था, उसको भी किसी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। सर सैयद अहमद खान जैसे सर का खिताब अंग्रेजों ने अपनी दलाली करने के लिए दिया था, जिसने 1857 के गदर में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया था। तो हामिद दलवई साहब जो अब नहीं है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े दानिश्वर थे, उनकी किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, इसको भी पढ़ें। नेहरू जी के बहुत अजीज दोस्त और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सबसे पुराने फाउंडर, प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर, 1958 में प्रेस क्लब बना, उसके पहले फाउंडर प्रेसिडेंट रहे दुर्गा दास जी। उन्होंने कांग्रेस के पूरा इतिहास लिखा है और नेहरू जी की जगह जगह पोल खोल के रख दी है। और वो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन ईमानदार थे। उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये वामपंथी जो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो जेएनयू के लोग बड़े तर्क और वितर्क करते हैं और अपने एजेंडे को सुलझाने के लिए गलत रेफरेंस देते हैं, आप उन्हीं की किताबों से उनका सामना कीजिए। इसलिए आज के युवा को, ये बहुत सारे लोग जो वैंकूवर पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं, और भारत में भी वो शक्तियां लगातार किसी एजेंडे के तहत इस देश को तोड़ने की मुहिम चला रही हैं। और जो आपके सनातन से निकले हुए थे, आपका एक भाई था सनातनी जिसने आपसे निकल करके आपसे दूर नहीं गया, वो
वो सनातन की रक्षा करने के लिए उसने 5 चीजों का प्रयोग किया और उसके बाद सनातन को बचाने के लिए वो लड़ा। आज कुछ लोग उसमें से बहक गए हैं। उन्होंने रेडियो स्टेशन बाहर जाके खोल लिए हैं, बैंक खोल लिया है, करेंसी खोल ली है। आज किसी के बहकावे में वो ये भूल गए कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, अर्जन देव की हत्या किसने की थी, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा किन लोगों के कारण हुआ। वो ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र 6 साल का और 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था। आज कुछ सत्ता की लालसा में, पैसों की लालसा में, किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। उनको भी किताब बताइएगा। एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब, गुरबचन सिंह तालिब साहब की किताब है, रेयर किताब है। तो जो लोग अपने इतिहास को किसी स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर अपने इतिहास को जिंदा रखना है तो उसमें हर अच्छी और बुरी घटना को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदा कौम नहीं होंगे। आपके मान सम्मान को ठेस जिन्होंने पहुंचाई है, इतिहास पढ़ाए इसीलिए जाता है। इतिहास पढ़ाने का महत्व यही है कि जो कुछ हमसे उस दौर में गलतियां हुई, किन कारणों से हुई, कौन 2 गद्दार थे, कौन लोग लालची थे, किन लोगों ने आपके बीच में रह कर आपको नुकसान पहुंचाया, किन लोगों ने चापलूसी की, किस लोगों ने षड्यंत्र किए, कौन लोग उनके जासूस थे, उन लोगों को बेनकाब करें और दोबारा जीवन में ऐसी गलती ना हो, किसी राष्ट्र की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा से आप फिर उनके साथ वही गलती करें। यह इतिहास पढ़ाने का काम होता है, लेकिन इतिहास आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। इसलिए इतिहास में वीर सावरकर का जिक्र नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आता, छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र नहीं आता, और सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में लोगों के पेट में दर्द होता है। और एक आधुनिक प्रधानमंत्री जो जहाज चला रहे थे, वो चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, जिन्होंने 1984 में हमारे सनातनी भाई सिखों को बाकायदा एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज करके उनका नरसंहार किया, उनकी हत्याएं की, और सरकार की देखरेख में दिल्ली के अंदर और पूरे देश में 10,500 सिखों की हत्याएं करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय चैनल पर आकर यह कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आज सवाल उनसे पूछना चाहिए। आज वो बहक गए हैं तो उनको समझाने का काम आपका है। कुछ लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई है, कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, लेकिन ये हत्याएं किसी पार्टी के गुंडों द्वारा की गई हत्याओं को भारत के सनातनियों के सर पे लगाना नाइंसाफी है। लेकिन यह बहुसंख्यक समाज का काम होना चाहिए कि जो ठेस उन्हें पहुंची है, जो तकलीफ उन्हें हुई है, उनको हमें अपने साथ प्यार से, मोहब्बत से, सहनशीलता के साथ उनको अपने साथ रखना है। वो हमारे हैं, वो भटके ना। अंत में वो जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जो जिक्र मैं करता हूं, वो इसीलिए करता हूं, इसलिए आप युवाओं से कहता हूं कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं कहता हूं बाल दिवस मनाइए, बाल दिवस मनना चाहिए। और 14 नवंबर में देश के पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, उनके मान सम्मान में हमें कोई उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध हो सकता है, लेकिन हम ये तो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बाल दिवस मनाने के लिए 14 नवंबर ही क्यों? कौन सा ऐसा बालक था, क्या ऐसा पराक्रम उसने किया कि बच्चों को 14 नवंबर के दिन जब वो पैदा हुए थे, आज जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लगता है कि कभी हमारा न सीना चढ़ा होता है, न हमारा माथा कभी ऊपर उठ पाता है। हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाते हैं, हम पॉलिटिकल अपॉलोजिस्ट हो जाते हैं। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है उसे 26 दिसंबर को मनाया जाने लगे? और 26 दिसंबर की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 दिसंबर को पंजाब के शहर